बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम अपने इस बुक रिव्यू का आगाज करेंगे। सबसे पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा कि मैं नहीं कहता कि मैं ये जब इसका रिव्यू दूंगा तो आप सब रोना शुरू कर देंगे या फिर इस बुक में कोई इतनी बड़ी चीजें कि सारे लोगों को रुलाने के लिए काफी हो। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर आप एक बार जस्ट इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि हम इंसान क्या वाकई इंसान भी हैं या फिर हम जानवरों से भी बदतर हैं। अगर हमें मौका मिलता है तो हम इंसान तब तक हैं या फिर कहलाने के लायक तब तक हैं जब तक हमें मौका नहीं मिलता। तो ऑफिशियली बुक रिव्यूज जैसे होते हैं उसमें राइटर्स का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। तो सबसे पहले मैं भी चाहूंगा कि मैं आपको इसके राइटर के बारे में बताऊं। इस बुक का राइटर या खुदा जो कि लिखा है वो कुदरतुल्लाह शुहाब ने लिखा है, जो कि 1917 में यानी 1917 में पैदा हुए थे। गिलगित बल्तिस्तान जो कि उस वक्त ब्रिटिश इंडिया में था, यानी ब्रिटिश इंडियन था वो। और वो जो उसकी वफात हुई वो इस्लामाबाद में हुई 1986 में, यानी 69 ईयर्स की एज में। और उसकी जो कब्र है वो भी इस्लामाबाद में ही है। ऑक्यूपेशन के लिहाज से देखा जाए तो वो राइटर भी था, सिविल सर्वेंट भी था, डिप्लोमेट भी था। ठीक है, ये तीनों क्वालिटीज थी उसकी। और सिविल सर्वेंट और डिप्लोमेट अगर ना होता तो शायद मेरा अंदाजा है कि वो इतना खुल के लिख भी नहीं पाता जो जो चीजें उसने लिखी हैं। उसके पास दो नेशनलिटीज थी, ब्रिटिश इंडियन और पाकिस्तानी, जो कि 17 से 47 तक उसके पास वही थी ब्रिटिश इंडियन, देन वो पाकिस्तानी 1947 से 1986 तक। और अगर उसका सबसे कोई कमाल राइटअप कहा जाए या कोई ऐसा कारनामा लिखत में तो वो उसका शहाबनामा है, जो कि जिसको बहुत ज्यादा पजीराई मिली पाकिस्तान में। और उसकी जो वाइफ वो उसका इफ़त शहाब नाम था, और वो 1974 में जो है 42 इयर्स की एज में वफात पा गई। उसके पास पास अपने लाइफ में डिफरेंट जो है पोजीशंस रही, जैसा कि वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे तीन हेड्स ऑफ द स्टेट के, लाइक गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद, प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्जा और प्रेसिडेंट अयूब के। और उसके साथ साथ वो एज एन एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान नेदरलैंड में भी रहे 1962 में। उसके साथ साथ वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान और एजुकेशन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान भी रहे। ठीक है, तो ये तो था उसका बेसिक जो इंट्रोडक्शन राइटर का। लेकिन या खुदा, आपको बुक सुन के लग रहा होगा कि मतलब अंदाजा नहीं हो रहा होगा कि ये किस चीज पे लिखी गई है। क्या ये कोई रिलीजियस बुक है या कोई और किस्म की बुक है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ये सिंपल एक स्टोरी है 1947 की, जब पाकिस्तान बना, जब इंडिया को सेपरेशन मिली, पाकिस्तान को इंडिया से अलहदगी हुई। तो उस वक्त एक बहुत बड़ी तारीख की जो है हिजरत हुई थी, तारीख की बहुत बड़ी हिजरत आप कह सकते हैं, सब कॉन्टिनेंट की बहुत बड़ी हिजरत कह सकते हैं। तो उसमें क्या क्या हुआ। वैसे तो बहुत ज्यादा हम स्टोरीज अपने बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन काफी सारी चीजें बुक्स में मेंशन नहीं होती। बहुत बहुत डिफरेंट उसके वजूहात हो सकते हैं कि क्यों वो बुक्स में मेंशन नहीं होती। क्योंकि शायद हम कंटेंट ऐसा अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, या फिर वो शायद इतनी हिसास होती है कि सारे लोग पढ़ भी ना पाए, डाइजेस्ट भी ना कर पाए, और हो सकता है उससे काफी ज्यादा मसाइल पैदा हों। लेकिन मैं अपने व्यूज बाद में दूंगा एट द एंड ऑफ द बुक। जब हम रिव्यू कंप्लीट कर लेंगे तो मैं आपको रिव्यू इसका जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर कर लूंगा। लेकिन सबसे पहले जो बुक में है स्टोरी में, वो भी सारी आपके साथ डिस्क्राइब नहीं करूंगा, लेकिन मैं उसके कुछ पार्ट्स और कुछ जो हिस्से हैं वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। ये बुक बेसिकली, इस जो पूरे बुक का एक मेन कैरेक्टर है वो दिलशाद है। वो एक सिंपल एक लड़की होती है जो इंडिया से ट्रेवल करती है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद उसके साथ वहां पे क्या क्या होता है, बहुत दर्दनाक कहानी है उस लड़की की। मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता चलूं कि वहां पे उसके साथ जैसे सेपरेशन के बाद उसके सारे पेरेंट्स जो होते हैं, उसका वालिद, उसके चचा वगैरह सबको मार दिया जाता है, और उसके बाकी कुछ गांव वाले जो हैं वो हिजरत कर लेते हैं। ये वहाँ अकेली इस तक हो जाती है। और उसके साथ वहाँ ये एक जो पंजाब, इंडियन पंजाब जो है, वहां पे एक गांव होता है उनका, जहाँ पे वो इस तक हो जाती है। उसके बाद अब आपके सारे पेरेंट्स मर गए, बीइंग अ गर्ल, डेफिनेटली आपका सर्वाइवल बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर आपका सर्वाइवल उस जगह पे हो जहां पे आपके चौ तरफ आपके दुश्मन हो। ठीक है, तो बीइंग अ गर्ल आपके लिए ये कितना ज्यादा मुश्किल होगा ये आप इमेजिन कर सकते हैं। सारे लोग जो सिर्फ आपके
जिस्म के भूखे बच जाए वहां पे, जो आपके जिस्म को नोचने के लिए रह जाए, बाकी आपकी फैमिली का आपको प्रोटेक्ट करने वाला कोई भी ना रहे। तो इसके साथ दिलशाद के साथ वहां पे जो खालसा जो टर्म यूज किया गया है बुक में, खालसा जो है पंजाब के, जो इंडियन पंजाब है उसके लोग, वो उस पे बहुत ज्यादा हद तक जुल्म करते हैं। और वो मतलब बहुत एक लैंग्वेज जो है वो हार्श लैंग्वेज यूज की गई है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं यहाँ पे रिपीट करूं, लेकिन एक जो मैं थोड़ा थोड़ा बताता चलूंगा आपको कि उसमें जो बहुत ज्यादा दर्दनाक बयान किया गया है, इसने बयान किया है कुदरतुल्लाह शवाब ने। एक लाइन उसने लिखी है कि इस लड़की की वजह से मस्जिद फिर से आबाद हो गई थी। ठीक है, क्योंकि ये मस्जिद, इसका जो वालिद का नाम था वो मुल्ला अली बख्श था, और वो वहीं उस मस्जिद का पेश इमाम था, जो कि उसको कत्ल करके वहीं पे उस खालसा जो लोग थे जिनको हम सिख कहते हैं, उन्होंने वहीं पे उसको एक कुएं के अंदर दफन कर दिया था, मतलब फेंक दिया था। तो उसने लिखा है मस्जिद लेकिन इस लड़की की वजह से एक बार फिर आबाद हो गई थी। तो मैंने सोचा उन के मतलब पूरे मुस्लिम वहां से जब चले गए तो मस्जिद कैसे आबाद हुई। तो फिर उसमें आगे चल के उसने मेंशन किया हुआ था कि सारे लोग जो उसके साथ बेहयाई करने या फहाशी करने या रेप करने या जिना करने जाते थे वो मस्जिद में जाते थे। मस्जिद में एक तरफ मिंबर होता है, एक तरफ कुरान होता है, और दूसरी तरफ इस लड़की के साथ वहां पे वो सिख जो है दिन रात जिना करते थे। ठीक है, बहुत ज्यादा दर्दनाक अंदाज से कुदरतुल्लाह शवाब ने इस चीज को बयान किया है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चल के फिर उनके फीमेल्स जो हैं उन पे बहुत ज्यादा दबाव डालती हैं कि आप लोग सारा टाइम उस लड़की पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, दिलशाद पे। तो वो फिर डिसाइड करते हैं या तो इसको कत्ल करते हैं, लेकिन कत्ल करने जैसे ही जाते हैं तो उनको पता चलता है शी इज प्रेग्नेंट। उसको तकरीबन उसके पेट में 4 या 5 माह का बच्चा होता है। तो वो डिसाइड करते हैं नहीं, हम इसको थाने ले जाते हैं, पुलिस के हवाले कर देते हैं इसको। वहां पे उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं, लेकिन वहां पे पुलिस वाले फिर उसके साथ ज्यादती करते हैं। 2-3 मंथ वो ये वहां पे रहती है। फिर उसके बाद उसको ट्रेवल करवाया जाता है, जो मुहाजिर कैंप्स होती है वहां पे, फिर उसको ट्रेन्स में बिठाया जाता है, जो ट्रेन्स चल रही होती है वहां पे। उसमें भी ट्रेन्स में भी बहुत ज्यादा खूनरेजी हो रही होती है, लेकिन उसको एक उम्मीद होती है कि मैं मशरिक से मगरिब की तरफ जा रही हूँ और वहां पे मेरे बहुत अच्छे भाई होंगे जिन्होंने हमें बहुत ज्यादा अच्छे ख्वाब दिखाए हैं, और हमें एक बहुत जबरदस्त जिंदगी हमारी वहां पे मुंतजर होगी। तो ये ख्वाब सजाए हुए वो आंखों में उस ट्रेन में चलती है। आते आते उसकी जो है डिलीवरी भी ट्रेन में हो जाती है। ठीक है, तो उसकी जब डिलीवरी ट्रेन में हो जाती है तो वहां पे उनके जो सफाई वाले होते हैं उनके साथ भी बहुत कुछ उनका डिस्कशन होती है। उसको गालियां वालियां वहां पे भी बेचारी को पड़ती है, और बिल आखिर वो मगरबी पाकिस्तान, यानी जो पाकिस्तान है, मगरबी पंजाब पाकिस्तान में पहुंच जाती है। उसके बाद वहां पे एक जो अगर मैं कहूँ अटेंशन वाला राइटर ने एक चीज लिखी है, तो वहां पे सारे लोग उसको हकारत की नजर से देख रहे होते हैं ट्रेन पे जब वो स्टेशन पे उतरती है, और उसके पास जाहिर बात है कोई पैसे वगैरह भी नहीं होते, वो भूखी होती है बहुत दिनों से, उसने कुछ खाया पिया नहीं होता। तो उसकी बच्ची जो है, उसको जो डिलीवरी में मतलब बच्ची पैदा होती है ना, तो वो बच्ची के साथ ऐसे ही बैठी होती है स्टेशन पे, तो एक अंग्रेज का बच्चा आता है और वो आके उसके साथ खेलना शुरू कर देता है उसकी बच्ची के साथ। तो अंग्रेज जो है वो दोनों अपने बच्चे को मना करते हैं कि इसके साथ ना खेलो, और वो बहुत खुश होता है। उसको लगता है कि ये तो कोई खिलौना है, और वो भी मतलब अपने बाजू और टांगे हिला रही होती है, बच्ची रो रही होती है, तो उसको लगता है वाह ये तो जबरदस्त कमाल खिलौना है, इसके साथ क्यों ना खेला जाए। तो चलते होता रहता है, वो खेलता रहता है, उसके वालिदैन उसको रोकते रहते हैं, और बाद में उसके वालिदैन जो है उस लड़की को कुछ मतलब पैसे देते हैं उस टाइम के, जो कि बहुत ज्यादा होते हैं उस टाइम के हिसाब से, लेकिन वो उसको ऐसे दे के जाते हैं। और उस पे स्टेशन पे 2 मौलवी हजरात बैठे होते हैं सफेद दाढ़ियों के साथ। वो इसको देख के बहुत हकारत की नजर से कुछ जुमले कसते हैं, जो कि उसने कुदरतुल्लाह शवाब ने लिखे हैं कि ऐसे लोगों की वजह से हम आजाद कभी नहीं हो पाएंगे, जिनसे हम आजादी ले रहे हैं ये उनसे ही भीख ले रहे हैं। हालांकि वो बंदी जो है कितने दिनों से भूखी थी, वो हम लोग जैसे जनरली सोसाइटी में नहीं देखते, हमें बस ये देखना होता है कि सारे लोग बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं और जिस तरह हम चाहते हैं। तो वो भी इसी तरह की बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही उसको पैसे मिलते हैं तो वो कुछ खा पी लेती है। उसके बाद उसको बताया जाता है कि मुहाजिर कैंप्स लाहौर के ही करीब कहीं पे हैं, आप वहां ट्रेवल कर जाएं, देन आपको बताया जाएगा कि आपको फर्दर कैसे मूव करना है। तो बड़ी खुश होके जाती है कि कैंप्स में पता नहीं हमारे पाकिस्तान के मुस्लिम भाई जिनको हम पूरी इंडिया छोड़ के आए हैं वो हमारी कितनी ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, और हमें पता नहीं कितना ऑनर बख्शेंगे, इज्जत देंगे।
लेकिन कैंप में जाके देखती है तो बिल्कुल एक उलट ही चीज होती है। पूरे एक मैदान में सारे लोग ऐसे ही बिखरे हुए होते हैं, कोई कहाँ पे कोई चिल्ला रहे होते हैं। और इस टाइम में क्योंकि 14 अगस्त जैसे आपको पता है पाकिस्तान आजाद आजाद हुआ था, तो इसको पहुंचते पहुंचते मगरबी पाकिस्तान में सर्दियों का समय आ गया, लाइक जनवरी फरवरी आप महीना कह लें या दिसंबर जनवरी कह लें। इस टाइम तक वो मगरबी पाकिस्तान में यानी मगरबी पंजाब पाकिस्तान में पहुंचती है। तो वहां पे फिर इस जो स्पॉट होता है जिस जगह पे ये कैंप लगी होती है, यहाँ का फिर एक दर्दनाक किस्सा है। मैं चाहूंगा आप सब लोग वो भी पढ़ें कि किस तरह वहां पे जो कंबल वगैरह दिए गए होते हैं सर्दियों में इनके लोगों के लिए जो मुहाजिर स्टे करते हैं उसमें, लेकिन किस तरह 7 बजे वो शॉप जो है बंद करके बैठ जाते हैं और किसी को नहीं देते और किसी तरह लोग सिसक सिसक के मरते हैं। तो ये भी एक बहुत दर्दनाक जो है पार्ट है इस बुक का। मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि ये भी जरूर पढ़िएगा। किस तरह मुहाजिर जो थे वो उन्होंने कैंप में किस तरह माओ ने अपने कपड़े उतार कर अपने छोटे छोटे बच्चों को सर्दी से बचाने की कोशिश की और उसके बावजूद भी जो है वो बचा ना पाए। किस तरह जो दादा लोग थे उन्होंने अपने पोती पोतियों को बचाने के लिए कंबल्स वगैरह उनको दे दिए और खुद जो है तड़प तड़प के सर्दियों में मर गए। और खुदा की कुदरत है फिर उन दिनों में बारिश भी हो जाती है तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। लेकिन बहुत दर्दनाक जो है ये भी पार्ट है, आप लोग जरूर पढ़िएगा। देन यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है फिर सेकंड पार्ट। वहां पे इसके साथ दिलशाद के साथ जो भी ज्यादती होती है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो भी ज्यादती वगैरह होती है वो एक गैर मुस्लिम तबका जो है खालसा वो लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब जब मगरबी पाकिस्तान में दिलशाद पहुंच गई तो यहाँ पे उसके साथ क्या होता है, हम सारे लोग मतलब जो मुस्लिम हैं उनके लिए जिस तरह बुक में लिखा हुआ है तो ये डूब मरने का मकाम है कि यहाँ पे उसके साथ फिर क्या दास्तान शुरू होती है। तो यहाँ पे उसके साथ लोग आते हैं जिसी तरह घूमने फिरने पिकनिक पे। आप सबको पता है कि ऐसे कोई कैंप वगैरह लगती है तो सारे लोग हम वहां पे जाते हैं, हमारा जनरल ये ट्रेंड होता है। फिर किसी के पास कुछ पैसे होते हैं तो वो बांटने की नियत से जाता है, कुछ लोग खाना लेके जाते हैं और कुछ लोग जो है बाकी कुछ चीजें जो वो क्या कहते हैं हम खैरात वगैरह की नियत से लेके जाते हैं। तो लोग ऐसे आते हैं घूमने फिरने, कोई मिठाई बांटने आता है उनमें, कोई जो है खाने का सामान लेके आता है और कुछ जो लोग हैं वो बाकी अशिया लेके आते हैं। तो उसके साथ क्या होता है, उसके साथ फिर वहां पे एक बंदा आता है जिसको मेंशन किया गया है। ये बेसिकली स्लाइड जो है मुस्लिम वर्सेस दिलशाद विंटर वाला मैंने पोर्शन आपको बता दिया, लेकिन आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि जरूर पढ़िएगा। लेकिन वहां पे दिलशाद के साथ एक ऐसी ट्रेजेडी होती है जो कि उसने एक्सपेक्ट नहीं की होती। वहां पे एक बंदा आता है, उसको कहता है दिलशाद का एक मंगेतर होता है जो कि वहां से पहले ही ट्रेवल कर चुका होता है यहाँ पे। तो वो उसको कहता है कि उसको ऐसे बातचीतों में पहले पूछता है कि कैसे आए आप लोग, कौन है आपके साथ। वो कहती है जस्ट मैं अकेली हूँ और ये मेरे साथ बच्ची है। तो पूछता है कोई आपका और, मेरे बाकी तो मर गए थे, बस रहीम था जो कि वहां से निकल गया था, उसका पता नहीं है। तो फिर वो कहता है तो मैं उसको ढूंढूंगा। फिर वो चला जाता है बंदा, गाड़ियों में आते हैं, गाड़ियों में जाते हैं, वहां पे औरतें भी आती हैं, लाइक रिच वुमन इस दौर में भी होती हैं, वो घूमने आती हैं, थोड़े बहुत उनके साथ सिंपैथी फोटो सेशन हो जाता है और उसके बाद वो चली जाती हैं थोड़ा बहुत खाना देके। तो वो बंदा फिर कुछ दिनों के बाद आता है, बाद आके इसको कहता है रहीम मिल गया है, चलते हैं, लेकिन जो है सिर्फ आपको ही चलना है। क्योंकि इसके साथ मैं पार्ट जो है आपको पूरा डिटेल नहीं बताई कि उसके साथ दिलशाद के साथ एक और भी यहाँ पे एंट्री होती है 3 किरदारों की। एक दादा होता है और उसके साथ 2 उसके पोते और पोती होती है जिसका नाम आगे मेंशन है इसमें। तो ये उनको दादा की तो वहीं पे वफात हो जाती है, लेकिन इनको छोड़ के बाकी वो लोग जो है इसको लेके चला जाता है वो बंदा। तो ये वो सीधा जाके अपने महल में उसको बोलता है अपने नौकरों को इसको नहला धुला दो, इसको कपड़े वपड़े दे दो। वो फिलहाल तो परेशान हो जाती है, रहीम कहाँ है। वो कहता है रहीम भी आ जाएगा। उसको स्टे करवा के वहां पे बहुत जबरदस्त खाना वाना खिलाया जाता है और उसके बाद वो उसको कहता है रहीम पता नहीं कहाँ चल गया। उसके हाथ में बंदे के विस्की होती है और वो फिर उसके साथ अपनी जो हवस का निशाना बनाता है उसको। इसको बड़ी हैरत होती है कि मैं जिन भाइयों के लिए पूरा हिंदुस्तान छोड़ के हमने अपनी इतनी कुर्बानी दी, अपने वालिदैन को कुर्बान किया, बहन भाइयों को मतलब ज़िबा करवा दिया, यहाँ पे आए इन मुसलमानों के लिए। ये है वो जगह पाकिस्तान जिस
जिसके लिए हम सोच रहे थे कि वहां पे हमें बहुत बड़ी इज्जत मिलेगी, वहां पे हमारे भाई होंगे जो हमारी हिफाजत करेंगे, हमारी इज्जत के रखवाले होंगे, यहाँ पे तो फिर से वही जो सिख लोग वहां पे हमारे साथ कर रहे थे वही ट्रेंड यहाँ पे अब मुसलमानों के हाथों शुरू हो गया। लेकिन वहां पे जैसे तारीख में आप सबको पता है कि पंजाब में फिर उनको वहां से ट्रेवल करवाया जाता है सिंध की तरफ। वहां पे यही कहा जाता है कि पाकिस्तान ये नहीं है, पाकिस्तान और आगे है। तो वो सारे लोग वहां से निकलते हैं। इसमें एक और जो है बहुत एक मैं कहूंगा दर्द वाली, मैं बताना नहीं चाह रहा था लेकिन थोड़ा आपको बताता हूँ उसका कि वहां पे जिससे दादा एक होता है उसकी होता जो वो बहुत यंग होते हैं, लड़की की एज तकरीबन 11 से 12 साल होती है और लड़के की जो है वो उसकी बहुत छोटी एज होती है, 7 साल लड़के की एज होती है, बहन भाई होते हैं दोनों। तो वो जैसे ही मतलब उस बंदे ने जो इसको दिलशाद को लेके गया था वो पूरी अय्याशी करके फिर इसको कैंप में छोड़ के जाता है। जाहिर बात है उसको इसी चीज के लिए दिलशाद चाहिए थी, बाकी तो कोई हमदर्दी इंसान को इंसान से होती ही नहीं जब तक मफाद ना हो कोई। तो कैंप में जो है दिलशाद को फिर वो वापस जैसे ही आती है तो उस लड़के से पूछती है कि तुम्हारी बहन कहाँ गई। तो उसको वो कहता है कि वो किसी आदमी के पास साथ गई है और दादा को ढूंढने गई है। तो इसको समझ में आ जाती है जिस तरह मुझे ये रहीम का कहकर लेके गया था तो उस बेचारी को भी दादा का बहाना लेकर कोई लेके गया होगा। और वो लड़का बताता है कि वो अंकल बहुत अच्छा आया था ये वो, तो उसको कंफर्म हो जाती है ये चीज। तो फिर कुछ दिनों बाद वो उस छोटी बच्ची को भी लेके आता है। तो मैं क्या मेंशन करूं, उसके साथ भी वही ऑफ कोर्स जुल्म और ज्यादती, छोटी सी बच्ची के साथ 13 साल की उम्र होती है उसकी, उसके साथ भी वो लोग करते हैं और उसको कुछ खिलौने दे के भेज देते हैं उसके अपने भाई के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट फ्लाइट वो वहां से ट्रेवल करते हैं कराची की तरफ। फिर कराची पे यहाँ पे एक और पार्ट है इस स्टोरी का, वहां पे जुबेदा उस छोटी सी लड़की का नाम होता है, ठीक है ना। जो मैं कह रहा था कि उसकी पोता और पोती जो होती है जुबेदा होती है, वो लड़की का नाम होता है। उसके बाद कराची में एक पोर्शन है अलग से कि किस तरह जो है वहां पे जो लोग थे सप्लायर्स, अगर मैं बहुत आसान भाषा में कहूँ कि जो औरतों को सप्लाई करते हैं, उनका एक जबरदस्त जो है इंट्रोडक्शन दिया गया है कि वो किस तरह हिसाब किताब लगा रहे होते हैं कि हमें इंडिया के इस पोर्शन से इतनी इतनी लड़कियां आई, वो हमने किस तरह किन किन कंट्रीज में सप्लाई की। और फिर उसमें कश्मीर का जिक्र होता है कि काश कश्मीर की कुछ लड़कियां आ जाती तो हम उनको भी सप्लाई करते डिफरेंट कंट्रीज में और बहुत ज्यादा पैसा कमाते। ट्रेन उतरती थी, ये खुश हो के मतलब जो कराची में लोग थे वो खुश होते थे कि अब हम इनको यहाँ से आगे सप्लाई करेंगे, पैसों पे हम डिलीवर करेंगे औरतों को। ये उनका धंधा था। आज भी काफी सारे लोग हैं, ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता लेकिन आज भी काफी सारे लोगों का यही धंधा है, वो औरतों को बेचते हैं, औरतों की इज्जतें बेचते हैं। तो वो थोड़ा उन्होंने पार्ट बताया हुआ है कि कराची में फिर किस तरह से समंदर के थ्रू वो डिफरेंट कंट्रीज में औरतें बेचते थे जो मुहाजिर बन के आई थी इंडिया से। लेकिन बहरहाल इस चीज का जो पार्ट है जुबेदा और दिलशाद का लास्ट पार्ट यही होता है कि कराची में तो उसमें वहां पे आके वो दुकान खोलती हैं। ये बिल्कुल उस स्टोरी की एंडिंग होती है कि वो दोनों वहां पे शॉप खोलती हैं पकौड़ों वगैरह की। और फिर वहां पे जो है उनका अब वो इतनी यूज तो हो चुकी हो कि लोग इनके पास आते हैं डेफिनेटली जिस्म की हवस जो है वो बुझाने के लिए आते हैं। वो बोलता है गरम गरम है, तो वो इशारा कर रहा होता है बेसिकली उसकी बॉडी के लिए कि मुझे मतलब आपकी बॉडी चाहिए, पकोड़े तो जस्ट उनको नाम दे रहा होता है। तो फिर ये कहती है हाँ बिल्कुल है वो, क्योंकि रेडी होती है। भाई थे जिन पे वो बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा के आई थी, उसने ही उसको इसी ट्रेंड पे चला दिया। तो वो आपस में रेट पे नहीं बनते, वो कहता है लेट सपोज 5 रुपए, वो कहती है नहीं, वो कहता है 3.5 रुपए, वो कहती है नहीं 5 रुपए। तो वो थोड़ा आगे जाता है, आगे जो है जुबेदा का शॉप होता है। जुबेदा क्योंकि छोटी बच्ची होती है, उसकी एज जस्ट अभी 13-14 मैंने जैसे कहा, तो उसको इतनी डीलिंग नहीं आती, बार्गेनिंग नहीं आती ज्यादा। तो वो 3.5 रुपए में ही उसको बोलती है कि दिलशाद मेरे आप इसका ख्याल रखना, भाई का भी और दुकान का, मैं जरा बेसन लेके आती हूँ। तो इन दोनों का ट्रेंड यही होता है, जब वो किसी आदमी के साथ जाती है उसकी हवस बुझाने के लिए तो वो कहती है कि मैं दही लेने जा रही हूँ और वो बेसन लेने जा रही है। इसी तरह फिर जो है एक नस्ल यानी उसकी बेटी दिलशाद की और जुबेदा का भाई जो कि पाकिस्तान में परवान चढ़ते हैं।
ठीक है, और वो ग्रो होते हैं इस तरह की कमाई से। और ये शुआब लिखता है कि ये कोई एक बंदे की, एक बंदी की कहानी नहीं थी। मैंने कई सारी कहानियां इस तरह की देखी, कई सारे लोग, कई कई सारे लोगों की मैंने, फिर उसमें कुछ रेफरेंसेस दिए हुए हैं कि मैंने शादी करवाई, फिर वो बहुत आगे उनकी सक्सेसफुल लाइफ रही और वो डिफरेंट पोजीशंस पे भी पहुंचे। लेकिन मेजॉरिटी फीमेल्स के साथ जो है वो ये जुल्म हुआ, वो ख्वाह पाकिस्तान में हो, वो ख्वाह भारत में हो। लेकिन एक चीज कॉमन थी कि जुल्म हुआ, और जुल्म करने वाला औरतों पे मर्द हजरात थे, और जुल्म सहने वाली जो थी वो औरतें थी। ये एक शॉर्ट ब्रीफ अगर मैं कहूँ इस बुक के हवाले से था। तो आपके क्वेश्चन लेने से पहले मैं चाहूंगा कि थोड़ा मैं इसके बारे में और डिस्क्राइब कर लूं, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं बुक के हवाले से, या फिर ओवरऑल। तो ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के सेपरेशन की कहानी नहीं थी, या ये कोई पहली औरत नहीं, या ये सिर्फ पहला ऐसा इवेंट नहीं था जिसपे औरतों के साथ इतना जुल्म हुआ। पाकिस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की आप तारीख उठा लें, जब जब कुछ भी हुआ है, जब जब जंगें लगी हो, जब जब अफरा तफरी फैली हो, जब जब मतलब डार्क एरा आया हो, वो ख्वाह मंगोलों का एरा आप देख लें, उसके बाद आप ये देख लें, उसके बाद इस टाइम आप गजा की सूरत हाल, यूक्रेन की सूरत हाल देख लें। जब भी जंग लगती है तो अल्टीमेट लोग मरते हैं, मर्द मरते हैं, उनको एक ही मौत मिलती है कि जस्ट उनको मार दिया जाता है। लेकिन औरत को जिंदा रखा जाता है, औरत को इसीलिए जिंदा रखा जाता है ताकि उसको बार बार मार दिया जाए, बार बार उसको तकलीफ दी जाए, बार बार उसको अजियत दी जाए। आई डोंट नो ये ट्रेंड कब से शुरू हुआ था और कब तक चलता रहेगा, लेकिन इसमें जो है हमारा कंट्रीब्यूशन रहा है हमेशा। हमने हमेशा औरत पे बहुत ज्यादा जुल्म किया है। इंसानियत के नाते अगर हम कहें तो भी यही बात मैं कहूंगा, और अगर मर्द मर्द होने के नाते कहूं तो भी यही बात है कि जो भी जंग हो, जो भी वॉर हो, जो भी क्रिमिनल एक्ट हो, उसमें एट द एंड खमियाजा बहुत ज्यादा औरत भुगतती है, और बहुत ज्यादा तकलीफें उसी के ही मुकद्दर में होती हैं। वो ख्वाह माँ की सूरत में उसको बच्चे खोने पड़ते हैं, वो ख्वाह बेटी के सूरत में हो तो उसको वालिदैन खोने पड़ते हैं, वो ख्वाह बीवी के सूरत में हो तो उसको हस्बैंड खोने पड़ते हैं, और उसके बाद उसके साथ यही कुछ होता है, हर दौर में यही होता है, और आई डोंट नो कब तक ऐसा होता रहेगा। थैंक यू सो मच, इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आई एम हियर, अपने इल्म के मुताबिक, या जो मैंने बुक में जिस तरह पढ़ा था मैं जरूर आपके साथ उसके आंसर शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच। ये बुक चाहिए ऑनलाइन, इसमें लिंक गिवन है अक्सा आपका, और नजीबुल्लाह ने जो है लिंक शेयर की है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैट में भी शायद, हाँ चैट में ही शेयर है, हम कोशिश करेंगे कि ग्रुप में भी शेयर कर लें। और कोई क्वेश्चन हो आपका तो प्लीज, और कुछ कहना चाहें आप, रिव्यू देना चाहें, या कोई अपनी कमेंट पास करना चाहें इस बुक के हवाले से, तो भी मोर देन वेलकम। इन केस अगर आपके पास कोई भी नहीं तो मैं उसामा चाहूंगा कि हम इसको यहीं पे एंड करते हैं।